अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत अहम है और वो है कि जो एक्नी के दाने लोगों को बनते हैं तो उसके बाद लोगों को स्कार या निशान बन जाते हैं। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और इसके सवालात पूछते रहते हैं। देखें दोस्तों, एक्नी हो या कोई भी आपकी जिल्द की जो इन्फेक्शन, सोजिश या इन्फ्लेमेशन, जैसे एक्नी के अलावा भी आपको सुर्ख रंग के पिंपल्स बनते हैं, पेप्यूल्स बनते हैं, पस्ट्यूल बनते हैं, नोड्यूल्स बनते हैं, सिस्ट वगैरह बन जाती हैं। तो ये सारी क्या होती हैं, ये इन्फेक्शन जो होती हैं ये जिल्द की चोट की तरह होती हैं, इंजरी की तरह होती है, जिसके नतीजे में जब इसकी रिकवरी होती है, जब ये ठीक हो रही होती हैं, तो उस अमल के दौरान जो जिल्द है वो एक प्रोटीन पैदा करती है, एक मटेरियल पैदा करती है जिसको हम कोलेजन कहते हैं। ये उसका एक ठीक करने का तरीका है अपने इन ज़ख्मों को। अब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो आप फौरी तौर पे एक्नी का ट्रीटमेंट करवा लें, या फिर इन इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट करवा लें, या फिर इनको लिंगर ऑन कर दें, इनको चलते रहने दें, या बाज़ का आप पॉप कर देते हैं, आप जो एक्नी है उसके दानों को खुद ही ख़राब कर देते हैं। तो इससे क्या होती है कि जो जिल्द है आपकी उसको ज़्यादा से ज़्यादा यानी कोलेजन बनाने की कोशिश करना पड़ती है। ज़ख़म आपका इसी तरह ख़राब होता है जिस तरह बड़ी इंजरी या बड़ी चोट होती है। अब देखें, अगर तो वो कोलेजन कम बनती है, यानी कोशिश की बनाने की जल्द ने लेकिन वो कम बनी, तो वहाँ पे डिप्रेशन या गड़ा बन जाएगा। एक स्कार की ये टाइप होती है। लेकिन अगर वो कोलेजन ज़्यादा बन जाए, जितनी चाहिए थी उससे ज़्यादा बन जाए, और ज़ख़म जो है वो जल्दी ठीक नहीं हो रहा था, तो उस सूरत में फिर ये हाइपरट्रॉफिक, या एक तो था एट्रोफिक यानी गड़े पड़े थे, डिप्रेशन हुई थी, और एक होता है कीलॉइड या हाइपरट्रॉफिक होता है कि जो जिल्द में उभार आ जाता है, वो भी कोलेजन ज़्यादा बनने की वजह से होता है, और डिप्रेशन जो है वो कोलेजन कम बनने की वजह से होता है। 90% जो ये स्कार होते हैं एक्नी के बाद के या इस तरह के मसाइल के बाद के, वो एट्रोफिक होते हैं। और अच्छी बात क्या होती है कि जितना जल्दी आप अपने एक्नी का इलाज कर लेंगे तो स्कार बनेगा ही नहीं, और जितना जल्दी अगर स्कार बन रहा है तो उसका इलाज करवा लेंगे तो उतना जल्दी वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो ये स्कार होता है इसकी फिर ग्रेडिंग हमने की होती है, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक भी होता है, या हल्का, दरमियाना और शदीद किस्म का यानी कि मसला होता है। मिसाल के तौर पे जो ग्रेड 1 होता है उसमें सिर्फ लोगों का रंग तब्दील हुआ होता है उस एरिया का जहाँ पे स्कार बना होता है, दूर से महसूस भी नहीं होता अक्सर, तो बड़ा जल्दी ये ठीक भी हो जाता है। ये ग्रेड 1 है, माइल्ड मसला होता है। ग्रेड 2 में क्या होता है कि थोड़ा मसला ज़्यादा होगा, दूर से तो नहीं नज़र आएगा, लेकिन आप इसको कोई करीब आके देखें तो उसको पता चलेगा इसमें थोड़ा सा डिप्रेशन या गड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि 90% डिप्रेशन वाले होते हैं, गड़े वाले होते हैं स्कार। लेकिन मेकअप से आप इसको कवर भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो ग्रेड 3 है वो मसला ज़्यादा होता है, वो दूर से भी नज़र आ जाता है लोगों को, और आमतौर पे क्या होता है कि जब मेकअप भी करते हैं तो उससे नहीं छुपता। लेकिन ग्रेड 4 सीवियर होता है। ग्रेड 4 फ़ोटो में नज़र आएगा, दूर से नज़र आएगा, लोगों को महसूस होगा, आपको काफ़ी बुरा लगेगा कि वो अब डिप्रेशन या गड़ा ज़्यादा हो गया। तो ये इसकी सीवियरिटी और ग्रेडिंग होती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इसको जो मुआयना करता है, देखें पूरी आपकी हिस्ट्री लेते हैं डॉक्टर, फिर आपको चेक करते हैं, लेकिन उस चेक करने के दौरान वो लाइट को साइड से मारते हैं, सामने से रोशनी, या आप तस्वीर किसी डॉक्टर को अगर कहेंगे या ऑनलाइन चेक करवाएंगे तो शायद पता ना चले। तो डॉक्टर एक तो साइड से लाइट मार के चेक करते हैं, दूसरा फिर एनिमेशन से चेक करते हैं कि आप उनके सामने बैठ के जब बातें करते हैं वो आपको किसी बात पे हंसने के लिए कहेंगे कुछ, यानी एनिमेशन का मतलब होता है कि आपने मुंह के जो अपनी मूवमेंट्स करनी है जिससे ये जो डिप्रेशन या गड़े नुमायाँ हो जाते हैं। क्योंकि देखें, ये जो स्कार बना जो हुआ है ना, आपकी ऊपर की जो लेयर है वो नीचे वाली लेयर के साथ जाके जुड़ी हुई है, और दरमियान में ज़ख़म हुआ था या इंजरी हुई थी या इन्फ्लेमेशन या सोजिश हुई थी, तो कोलेजन ने उसको भरने की कोशिश की। तो जब आप मुंह की मूवमेंट करते हैं, जिसको मैं एनिमेशन कह रहा हूँ, तो उससे वो चीज़ें नुमायाँ हो जाती हैं। और तीसरा ये होता है कि फिर आपके हाई रेजोल्यूशन जो फोटोग्राफ वो लेते हैं और उसको फिर वो कंप्यूटर या लैपटॉप या उस पर देखते हैं, और फिर देखते हैं कि ये किस टाइप का है। क्योंकि जो आपका इलाज है, एक तो इस चीज़ पर इन्हिसार है कि कितना जल्दी आपने इसको डॉक्टर को दिखाया और उसने इलाज किया, और दूसरा होता है कि कितना बुरे किस्म की जो टाइप है। 3 जो टाइप हैं डिप्रेशन वाली, जो गड़े वाली होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर होती हैं। वो जो 3 टाइप में, एक को हम रोलिंग स्कार कहते हैं, और इसी तरह से एक को हम कहते हैं बॉक्स स्कार, और एक को हम कहते हैं आइस पिक स्कार। इन तीनों के बारे में आपने ये ज़हन में रखना है कि बज़ाहिर ये देखने में शायद बड़े ना भी लगे, जैसे आइस पिक होता है सूए की तरह का, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, लेकिन नीचे ये गहरा होता है। ये नीचे डिप्रेशन क्योंकि इन तीनों के ज़्यादा होते हैं, तो आम जो इलाज होता है वो इन पे बहुत मुश्किल होता है करना, और बाज़ का फिर ये बार बार सेशन करने पड़ते हैं, आपको अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, तो वो सेशन करते हैं। जैसे जो ये पहली जो टाइप है कि रोलिंग स्कार है, इसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। आपका जो डर्माटोलॉजिस्ट है जो आपका इलाज कर रहा है, उसके पास ऑप्शन होते हैं कि वो फ्रैक्शनल CO2 का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता है, वो
एर्बियम जो लेज़र होती है उसको इस्तेमाल कर सकता है, वो माइक्रोनीडल रेडियो फ्रीक्वेंसी जिसको हम MNRF भी कहते हैं उसको यूज़ कर सकता है। और इसी तरह से डर्मा रोलर का ऑप्शन होता है, उसको इस्तेमाल कर सकता है। और इसके बाद डर्मा पेन का ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है। PRP बड़ा मशहूर है कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है उसको यूज़ किया जा सकता है। स्किन नीडलिंग की ऑप्शन होती है, और फिर बहुत ज़्यादा ख़राबी हो तो आपको सर्जिकली सब इंसिजन करनी पड़ती है। वो क्या मतलब होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे जो नेक्स्ट जो एक कैटेगरी है जिसको हम बॉक्स स्कार कहते हैं, तो अक्सर मरीज़ों को उसमें तो सर्जरी क्या होता है कि नीचे क्योंकि डिप्रेशन है, गड़ा है, आपको फैट के ज़रिए उसको पूरा करना पड़ता है, बहुत सारे हिस्से को साइड पे करना पड़ता है, फिर ऊपर ग्राफ्टिंग, यानी पूरा एक सर्जरी की तरफ आपको जाना पड़ता है। ये इस हद तक यानी ये ख़राब चीज़ें होती हैं, ये जो टाइप्स होती हैं। जो बॉक्स कार है उसके लिए जो है पंच एक्सियन हमें करनी पड़ती है कि नीचे से करके, और फिर बाद में सूचरिंग करनी पड़ती है कि जितना यानी कि छोटा स्कार होगा, जितनी अभी शिद्दत उसकी कम होगी, उतना चांसेस हैं कि वो जो लेज़र ट्रीटमेंट होता है या जिसको MNFR कहा है कि जो मल्टी नीडल ये जो फ्रीक्वेंसी वाला है उसको आप कर सकते हैं, या फ्रैक्शनल CO2 लेज़र है, तो उसका यानी ऑप्शन होता है कि वो चीज़ जो है उससे ठीक हो जाएगा। आइस पिक का जैसे मैंने कहा था कि जैसे सुआ होता है, तो एक साइड से बिल्कुल वो लगता है पतली सी चीज़ है लेकिन दूसरी साइड से बड़ी होती है, तो इसी तरह आइस पिक स्कार भी ऐसे ही होता है। बड़ा मुश्किल होता है इसको इलाज करना, इलाज का फ़ायदा भी कम होता है, मेकअप से इसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपको क्या क्या ऑप्शन चाहिए होते हैं? इसके लिए भी जो आइस पिक वाला स्कार है उसके लिए आपको पंच एक्सियन टेक्निक एक होती है। इसी तरह से TCA क्रॉस होता है जिसमें ट्राई क्लोरो एसिड वाली यानी कि यूज़ होता है। फ्रैक्शनल लेज़र्स होते हैं जैसे MNFR का मैंने बार बार जिक्र कर रहा हूँ, तो वो इसमें होता है, फैट को फिल करना पड़ता है, ये सारा। तो जो डिप्रेशन 90% जो लोगों के शिकार होते हैं वो खड्डे वाले होते हैं, वो गड़े वाले होते हैं, लेकिन जितना जल्दी ठीक कर लेंगे उतना बेहतर हो जाएगा। जितनी शिद्दत का होगा उतने ज़्यादा बार बार आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन जो नहीं बात आपने भूलनी कि स्कार कोई भी हो, आप उसकी शिद्दत को तो कम कर सकते हैं, लेकिन कोई अगर आपको ये कहेगा कि आपकी नॉर्मल स्किन आ जाएगी तो वो मुमकिन नहीं है। इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि एक्नी को टाइम पर इलाज करवा लें तो स्कार की तरफ नहीं जाएंगे, स्कार को जल्दी ट्रीटमेंट करवा लेंगे तो ख़राबी नहीं होगी। 90% तो ये होता है, लेकिन जो बाकी 10% होता है उनमें होता है कि जो रेज्ड होते हैं कि कोलेजन ज़्यादा बन गई, तो आपके ये ठोड़ी पे या फिर आपके नाक की यहाँ पे या फोरहेड पे तो आपके उभार बने होते हैं। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं रेज्ड। इसकी दो टाइप होती है, एक को हम कहते हैं हाइपरट्रॉफिक और एक को हम कहते हैं कीलॉइड। अब हाइपरट्रॉफिक एक हल्की चीज़ है, उसका इलाज आसानी से हो जाता है, और वो कीलॉइड से छोटा होता है, इलाज से जल्दी बेहतर हो जाता है, और टाइम के साथ खुद भी ख़त्म होने के चांसेस होते हैं। जबकि इसके मुकाबले पे जो केलॉइड होता है ना, वो बढ़ता जाता है वक्त के साथ। बाज़ वक्त पिंक होता है, बाज़ लोगों में डीप ब्राउन होता है, लेकिन वक्त के साथ उसने बढ़ना होता है और बहुत मुश्किल होता है उसका इलाज करना। उसके लिए सर्जरी चाहिए होती है, लेज़र का ट्रीटमेंट बाज़ लोगों में करते हैं, बाज़ लोगों में स्टीरॉयड के टीके आपने देखा होगा कि लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और बाज़ का सिलिकॉन शीट्स का इस्तेमाल होता है। तो तब कहीं जाके इसकी जो शिद्दत होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि बहुत बुरा लगता है लोगों को कॉस्मेटिकली। तो ये जो स्कार्स हैं, ख़ास तौर पे जो परेशान होती हैं लड़कियां या लड़के भी, ज़ाहिर है कि एक्नी के बाद जो स्कार्स होते हैं, तो परेशान ना हो, बल्कि किसी भी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाएं अपने इलाके में, और जो वो इलाज का कहते हैं वो उसकी शिद्दत के हिसाब को आपको बता रहे होते हैं। और लोगों के ज़हन में होता है कि शायद पैसे बनाने के लिए हमें कह रहे हैं कि आपको बार बार आना पड़ेगा। अगर आप नहीं करवाते तो फिर ये परमानेंट डिसफिगरमेंट होती है, फिर लोगों को नुकसान होता है। तो दोस्तों, ये बुनियादी सी बातें थी जो स्कार के एक्नी के बाद होने वाले स्कार के बारे में लोग पूछते हैं सवाल। इस तरह की वीडियोस में बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शंस को जरूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज रखें।